कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग लास्ट क्लास में? ठीक है 125, उसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा सर। 125 लिखिए प्लीज। 125 में जो कोई भी व्यक्ति दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम, जो कोई भी व्यक्ति दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम द्वारा संकटापन्न करे, व्यक्तिक क्षेम द्वारा संकटापन्न करे तथा इस कार्य द्वारा उपहति कारित करे, whoever by the act of endangering life or personal safety of the others through the way of endanger human life and he causes hurt इसमें लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए एक लाइन को, एक शब्द को काटना पड़ेगा। causes hurt है ना, उसको काट दीजिए प्लीज। उपहति कारित करे उसको काट दीजिए प्लीज, एक शब्द को काट दीजिए बस। उपहति कारित करे लिखा हुआ ना मैंने, हाँ, कार्य द्वारा उपहति कारित करे उसको काट दीजिए प्लीज। इस शब्द को काटिए बस, उपहति कारित करे इसको काट दीजिएगा, causes hurt को काट दीजिए प्लीज। इसमें लिखिए 3 months। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जजमेंट राइटिंग आती है यहाँ से। 3 months 2500 रुपीज फाइन और बोथ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, तभी आपने देखा कि एक गाड़ी आई बहुत तेज स्पीड से और आपके बगल से ऐसे पास में से निकल गई, पूरे भीड़ को चीरती हुई एकदम से स्पीड से निकल गई। अब इससे क्या हो रहा है सर, एक एंडेंजर लाइफ हो रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है सर, जीवन संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहली बात तो ये, आपको कुछ क्षति नहीं हुई है इससे, मतलब आपको कुछ न तो उपहति हुई है, नहीं आपको घोर उपहति कारित हुई है। बात समझ में आई? जैसे एक गाड़ी चल रही है जो बहुत रेस ड्राइविंग कर रहा है रोड के ऊपर, लेकिन उससे आपको कोई हर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको हो सकता था। बात समझ में आई? जैसे 2021 में एक जजमेंट आया जिसमें अलवर में उसने क्या किया, ट्रक वाले, एक ट्रक ने अलवर में बैरिकेडिंग तोड़ी, उस बैरिकेडिंग को तोड़ के वो आगे बढ़ा। एक पुलिस वाला था सत्य प्रकाश, वो उस पर चढ़ा। तो जब चार्ज फ्रेमिंग करी हम लोगों ने, तो हमने इस सेक्शन को भी लिखा। अंडर दिस सेक्शन वाज द 337 एंड 338 और 279, ये सारे सेक्शन साथ में लगाए जाते थे। बात समझ में आ रही है? अब ये जो फर्स्ट क्लोज मैंने लिखवाया, डेट वाज 279, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं इसको, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, प्लीज बार इसको कंफर्म कर लीजिए। 336, ये पहले क्या था, 336, पहले क्या होता था, ये 336 होता था पहले ये, ठीक है ना सर। अरे इट वाज 336, पहले 336 था। इसमें क्या होता है, किसी को कोई ना तो हर्ट होता है, नहीं ग्रीवियस हर्ट होता है। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि इस कार्य द्वारा उपहति कारित हो, if by this act it causes hurt यदि इस कार्य द्वारा उपहति कारित हो। कल वाले पेपर में क्या स्कोर रहा है थोड़ा बता दीजिए मुझे। कल वाला पेपर टफ था, इजी था, कैसा था? कोई बात नहीं, कोई मैं चेंज पैटर्न, अरे 10 के 10 पेपर अलग अलग पैटर्न में बनते हैं। किसी में डिस्क्रिप्टिव आंसर भी पूछते हैं, पैटर्न अलग अलग होते हैं सर, सारे पैटर्न एक जैसे नहीं रखे जाते। एक पेपर होगा जो बिल्कुल डायरेक्ट का सेक्शन पूछूंगा, एक पेपर होगा जिसमें मैं ट्रू विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट फॉल्स पूछूंगा। 10 पेपर के 10 पैटर्न होते हैं सर। कल वाला जो पेपर आया था उसका पैटर्न वैसा था, जिसमें लैंग्वेज टफ थी। हर पेपर का पैटर्न अलग अलग है। हिंदी इंग्लिश के अलावा 70 क्वेश्चन जो लोग थे उसमें बताइए। हिंदी तो ठीक थी, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग मुझे बताइएगा क्या क्या सवाल थे, ठीक है, बता दीजिएगा। सर लो अच्छा था, इंग्लिश नेक्स्ट लेवल थी सर, लो अच्छा था। लो में क्या स्कोर रहा? इंग्लिश को थोड़ा सा मैं लीनियंट पेपर रखी है। लो बताइए, लो का कैसा रहा पोर्शन? लो में 60 आए, लो में 60 या ओवरऑल 60? टोटल 60। हिंदी में क्या स्कोर है? यही तो पता करो। अब हिंदी में 13 है बस, ठीक है, वेरी गुड। आपके ये चीज को आइडेंटिफाई करो कि मेरे हिंदी में कितने आ रहे हैं, मेरे इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, और 70 के लो में कितने लेके आ पा रहा हूँ। जितना स्कोर यहाँ चल रहा है उससे ज्यादा स्कोर वहां आएगा, ये बात हमेशा याद रखना आप। लास्ट टाइम के जो टेस्ट थे उस टाइम किसी को भी 80 नहीं मिलता था। लास्ट टाइम वाले जो पेपर थे किसी को भी 80 नहीं आता था, 80-85 बहुत कम बच्चे थे जिनको आता था। और जिन बच्चों के स्कोर 80-85 बनते थे, बहुत एक लास्ट के 1-2 पेपर तो मैंने ईजी बनाए थे, लेकिन जो स्कोर रहता है वो एक्चुअल स्कोर रिफ्लेक्ट करता है, और उससे ज्यादा कुछ बच्चों का स्कोर बड़ा भी है।
जो लोग 70 थे वो 76 तक भी पहुंचे, तो स्कोर बढ़ता भी है, सब ऐसी बात नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा। लो वाला पार्ट को आप ये आइडेंटिफाई करो 70 में से कितना स्कोर है। इंग्लिश को कम कर दूंगा, ठीक है ना, बस वो तो यार एक पैटर्न होता है हमारा। अब नेक्स्ट टाइम हिंदी टफ होगी, हाँ नेक्स्ट टाइम हिंदी टफ होगी, तो वो एक ऐसे पेपर का पैटर्न होता है सर अलग अलग, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये पैटर्न है पेपर का, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको क्या रहा, हाँ 55 आए टोटल। लो में कितने काउंट करो, कैसे क्या मतलब, हर बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं। अब स्कोर पूछूंगा, तीनों तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि हम वहीं तो सुधार करेंगे जब हमें पता होगी मेरे काम मिस्टेक है। लिखिए प्लीज इसमें, इसमें लिखिए, कोई बात नहीं। यदि कार्य द्वारा घोर उपति कारित हो, यदि कार्य द्वारा घोर उपति कारित हो, यदि कार्य द्वारा घोर उपति कारित हो, if it causes, if it is causes grievous hurt, if it is causes grievous hurt, grievous hurt, थ्री ईयर और 10,000 रुपीज और बोथ। ठीक है सर, अगला चैप्टर आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जितो प्रोविजन थे इन्होंने। ये 337 होता था पहले, ये 337 होता था पहले, और ये 338 होता था पहले। उसमें डिफरेंसेस लिखे हुए थे सारे, आईपीसी के डिफरेंसेस थे बेसिकली, वो एपीओ के नोट्स में भेजा हुआ है मैंने आपको एक कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या सबको भेजा था, सबको, फाउंडेशन में भी था वो। अब तुम विजिलेंट नहीं हो तो उसमें मेरे को मत कहा करो कि हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, ठीक है सर। अब समझने की कोशिश कीजिए, आईपीसी में या बीएनएस में जो मेनली सवाल आते हैं आपके मेंस के अंदर, वो आते हैं सर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस। तो 6 नंबर में पूछता है डिफरेंसेस, तो 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछता है वो डिफरेंसेस के। डिफरेंसेस हमेशा आए हैं, चाहे वो एविडेंस के डिफरेंसेस हो, चाहे वो सीआरपीसी के डिफरेंसेस हो, चाहे वो आईपीसी के डिफरेंसेस हो। क्रिमिनल पार्ट से अगर पेपर आ रहा है तो डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। मैंने आपको डिफरेंसेस का ऑलरेडी पीडीएफ सर्कुलेट किया हुआ है, उस पीडीएफ के बाहर कभी कुछ नहीं आएगा जीवन में, ये याद रखना। उसमें रोंगफुल रेस्ट्रेंट, रोंगफुल कन्फाइनमेंट के हिंदी और इंग्लिश दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपको अच्छे से बताए हुए हैं, और क्वालिटी डिफरेंसेस, फालतू डिफरेंसेस नहीं है वो। दूसरी बात, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं रोंगफुल रेस्ट्रेंट एंड रोंगफुल क्या अंतर होता है इनका, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। सदोष अवरोध, सदोष परिरोध। देखिए रिस्ट्रेंट का मतलब, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और फोकस कीजिएगा इधर। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है सर, कि कोई आदमी समझता है कि उसका एक राइट है एक पर्टिकुलर वे में जाने का, एक पर्टिकुलर वे में जाने का, या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का, एक निर्दिष्ट दिशा में जाने का उसका अधिकार है। अगर आप उससे उसको रोकते हो, अगर वो गुड फेथ में नहीं है, इफ इट इज नॉट इन गुड फेथ, तो बनता है क्या, wrongful restraint। सपोज कीजिए देयर आर मल्टीपल हाउस एंड देयर इज ए स्ट्रीट, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे घर है, ठीक है, और सिमिलरली ऐसे वापस स्ट्रीट आ गई और फिर से यहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं, ठीक है सर। आप हर दिन जो रास्ता यूज करते हो वो आप अपने घर जाने के लिए, ये रास्ता ऐसे करके, दिस इज योर हाउस, ठीक है ना, आप इस रास्ते को हमेशा यूज करते हो। अब सपोज कीजिए इस रास्ते को बंद कर दिया कॉलोनी वालों ने, या बोर्ड लगा दिया यहाँ पर कि ये आम रास्ता नहीं है, इस फलाना फलाना सोसाइटी के लोग इसको यूज करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो सर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हो।
लास्ट ईयर मालीनगर की घटना है, मालीनगर है जयपुर में अपने, एक वकील साहब थे, वकील साहब के उसमें कॉलोनी में क्या करते थे वो कॉलोनी वाले, होशियारी में आप देखा होगा बड़े बड़े गेट गेट लगा देते हैं कि भाई इसमें रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक ये गेट बंद रहेगा। तो वकील साहब जो थे उनको, उनकी वाइफ को कोई हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, देखा तो रास्ता बंद है, गेट बंद किया हुआ है। अब जो रास्ता उन्होंने लंबा लिया उस वजह से उनकी वाइफ की ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गई। उन्होंने हाईकोर्ट में सीधी रेट डाली इसकी, मैंडेमस डायरेक्शन इशू किया जाए तो जेडी अथॉरिटीज कि ऐसे गेट क्यों बना रखे हैं। अरे बहुत से लोग क्या होते हैं ना, स्वयंभू बनते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, हमारा गेट है, हमारा ये है। क्या कर रहे हो आप? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। समझ में आई? एक पर्टिकुलर वे में जाने का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने को उस आदमी का अधिकार है। हाउ कैन यू स्टॉप हिम? दूसरी पार्टी बोलेगी सर तो गुड फेथ में क्या है, कहें का गुड फेथ में क्या है? इतने रईस हो तुम सारे के सारे, गेट लगा सकते हो तो पैसा इकट्ठा करके एक चौकीदार अपॉइंट करो। पब्लिक को अगर किसी से दिक्कत हो रही है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तुम कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये जो मैं घर जाता हूँ, मैं हो सकता हूँ कि मैं इस लंबे वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ मेरे घर, मैं चाहूँ तो इस वाले रास्ते से भी मेरे घर जा सकता हूँ। मैं अल्टरनेट वेज अगर अवेलेबल है, अगर वैकल्पिक रास्ते हैं तो क्या बनता है सर? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बनता है। अगर कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा घर जाने का तो फिर क्या बन जाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वैकल्पिक रास्ता, अगर अल्टरनेटिव वेज आपके पास है कि आप उस गली से घूम के आओ, समझ में आता है? वैसे ही गली में कोई शादी कर रहा है, एक दिन की शादी, 2 दिन की शादी, आप भी माइंड नहीं करोगे, चलो ठीक है यार, गरीब आदमी कहाँ मैरिज गार्डन में पैसा लगाएगा, अपने एसी के अंदर कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप भी विरोध नहीं करेंगे उस चीज का। लेकिन वहीं पे अगर मिसयूज होने लग जाए चीजों का तो आपको भी फिर, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलियां होती है उसमें पार्किंग लगा देते हैं, और पार्क कैसे लगाते हैं कि कोई और गाड़ी नहीं निकल पाए। आप क्या कर रहे हो? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हो। गली कैसे रोक सकते हो? समझ में? ये बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में तो भी अभी इतनी दिक्कत आई नहीं। जयपुर अभी भी जयपुर अभी भी 15-20 साल पीछे चल रहा है उन सब दिक्कत आने से, लेकिन दिल्ली जैसा हो जाएगा हाल जयपुर में भी 15-20 सालों में। ठीक है सर, दिस इज अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब थोड़ी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात सुन लो। सदोष परिरोध क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सर सदोष परिरोध वो होता है कि आदमी को आप सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर ही कंट्रोल करो। एक शब्द अंडरलाइन कीजिए डायरेक्ट में, 127 में एक शब्द अंडरलाइन करेंगे, सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स लिखा होगा, लिखा हुआ है निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे। अब निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करने का मतलब क्या होता है सर? जैसे आपको अगर कहीं रखा हुआ है तो ना आपको इधर इससे जाके आगे जाना दिया जा रहा है, ना इससे आगे, इससे आगे, ना इससे आगे, ना इससे आगे, ना इससे आगे। आप इस लिमिट में हो तो ये क्या है सर? ये एक मेंटल एलिमेंट है, ये एक मानसिक अवस्था है। ये क्या है? सपोज कीजिए ये मेरी क्लास है, ये मेरा बोर्ड है, इस स्टेज पर मैं खड़ा होता हूं, यहां पर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है सर? आप में से कोई बच्चा क्या करता है, 5 बार से पानी का कैंपर लेके आता है और पूरा पानी यहाँ पे ढोल देता है। मैं कुछ समझ पाता, उससे इतनी देर में एक बच्चा और क्या करता है, लाइट का तार उस पानी में डाल देता है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें पानी में तार करंट है या नहीं है। अरे मूवी चल रही है जो करंट दिख रहा है ऐसे अब मैं तो यहाँ कैद हो गया ना सर, सिर्फ इस मंच के ऊपर, ये जो स्टेज बना हुआ है प्लेटफॉर्म है, मैं तो इसके ऊपर कैद हो गया। ये एक मेंटल एलिमेंट है। एक आदमी को कह देते हैं कि यहां से बाहर निकला, इस कमरे से बाहर निकला, गोली मार देंगे, आप जाओगे बाहर? डिपेंड करता है कौन बोल रहा है। हाँ बस सपोज। दूसरी बात है कि कोई आदमी आता है जो बाहर से ताला लगाने की एक्टिंग करता है। देखा होगा ना बचपन में आप खेलते होंगे जब ऐसे वॉशरूम में पे करके ऐसे कुंडी खटका देगी, भाई लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। हाँ, अगर आदमी प्रयास करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन वो क्या किया, आपका मेंटल एलिमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज द मेंटल एलिमेंट, मानसिक अवस्था है इंसान की। कन्फाइन हुआ है नहीं हुआ, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। समझ में आई बात?
अरे पुलिस वाले आपको एक अनजान जगह ले गए, क्या करते हो, विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, तो पुलिस वाले अरेस्ट तो करेंगे नहीं, अननेसेसरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, भीड़ को एक बस में भरेंगे और चाकसू छोड़ जाएंगे 50 किलोमीटर दूर जाके, उतरो उतरो, चाय चाय पानी की यही व्यवस्था की आप लोगों के लिए, सारे बस से उतर जाएंगे, उनको छोड़ के भाग जाते हैं। दिस इज द वे पुलिस इज डूइंग। समझ में आई बात? वैसे पुलिस वाला गया कहीं किसी सुनसान मकान में, तुमको छोड़ आया, दंगे यहाँ हो रहे ना, यहाँ पे उत्पात मचा रहे, बड़ी बस में भर के 2-3 बसों में भरा, चाकसू लेके उनको लेकर जेल लेके जाएंगे, उनको चाकसू लेके गए, चाय पानी की यहाँ व्यवस्था करी है आप लोगों के लिए, सब उतर के बस से, बस सोलो निकल गए। लेकिन सर उनको इसी जगह छोड़ के गए जहां पर क्या था सर, एक बहुत बड़ा एनक्लोजर था। एनक्लोजर मतलब चारों तरफ 4 दीवारी है, बाहर गेट लगा हुआ है, सबको अंदर बिठाया, चलो चलो अंदर चलो, अंदर नाश्ते पानी की व्यवस्था है। तो एक पुलिस वाले ने गेट लगा के लॉक लगाने की एक्टिंग करी, किसी आदमी ने प्रयास भी नहीं किया। तो ये दिस इज द कंडीशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई आदमी उससे बाहर नहीं निकला 24 घंटे तक, तो हैबिस कॉर्पस लग सकती है, इस पे क्या लग सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, क्योंकि पुलिस लेके गई है, ये बात तो कंफर्म है, पुलिस ने उसकी कस्टडी दिखाई नहीं, अरेस्ट दिखाया नहीं, दिखाएंगे कहां से, रखा हो तब दिखाए ना। लेकिन अगर आदमी सब उस बाड़े में पैक रहे, बाड़ा मतलब एनक्लोजर में पैक रहे, कोई आदमी बाहर नहीं निकला, पुलिस वालों ने क्या किया था, एक्टिंग करती ना गेट लगाने की, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। पब्लिक सर्वेंट करता है तब क्या सजा होती है, पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी आप किसी पब्लिक सर्वेंट करते हो तब क्या सजा होती है, तो सजाएं इसमें वेरी करेगी। समझ में आई बात? आसान प्रोविजन है, लेकिन इसमें याद रखो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, एक निश्चित परिसीमा से आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और एक मानसिक अवस्था ये है, ताला लगाने की एक्टिंग कर रहे हो, चाहे कुंडी लगाने की एक्टिंग कर रहे हो, चाहे बंदूक रखा हो, चाहे करंट छोड़ रखा हो, इस तरह के लिस्टेशंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो सब क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसको माना जाएगा। अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो कि पानी में करंट है, तो आप रिस्क थोड़ी लोगे लाइफ का कि चलो उंगली डाल के देख लेता हूँ, निकालेगा कौन तुम्हारी उंगली तुम्हारी उंगली तो पानी में रह जाएगी ना स्थिर। इट्स अ मेंटल एलिमेंट। समझ में आई गणित? जैसे मैंने बंदूक रख दी, आज मौत का खेल खेला जाए, बंदूक रख दी और बंदूक में एक गोली डाल के घुमा दिया, मुझे पता है ना कि मैंने ऐसे करके और वापस ऐसे कर ली, लेकिन वो गोली इधर फंस के शर्ट में वापस से, देखिए आपने वो धमाल मूवी, हम लोग को सीन याद है आपको कि मौत का खेल खेलेंगे, भले से गोली हो या ना हो बंदूक में, दिस इज ऑल्सो कन्फाइनमेंट। कौन सी? हाँ, साबुन की बंदूक ही बनाता है वो, बनाता ना साबुन की बंदूक, बाबू भाई का खौफ खत्म हो गया वाली। तो आपने देखा हो, तो होता क्या टेक्निकली, आप बंदूक में गोली हो या ना हो, लेकिन आपने ऐसे रख दिया ना सामने कि यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है वरना गोली मार दूंगा, तो आप ये थोड़ी ना कि निकल के देखोगे कि गोली है या नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? दीज आर द मोस्ट कॉमन इलस्ट्रेशन जो इसमें से पूछे जाते हैं, याद रह जाएगा। ये मेंटल अवस्था ज्यादा है, ठीक है सर, लिखने का प्रयास करें। नहीं, आपकी विश नहीं मानी जाएगी। चलिए पीछे बैठिए जाके, या आगे आ जाइए। लिखिए प्लीज। वन 26। लिखिए मेंस रिया, एक्टस रियस। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो चाहे तो आपराधिक आशय और आपराधिक कृत्य लिख सकते हैं कि क्या आपराधिक कृत्य है और क्या आपराधिक आशय, क्योंकि देखिए आईपीसी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मैं आपको स्कोप के सिद्धांत में पढ़ा रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, एक्ट एक्टस निसिमेंसिट्रिया फेसिट्रियम, तो स्टार्टिंग में अपने एक मैक्सिम पढ़ी थी, उसी पे पूरा आईपीसी अपना खत्म होता है, मतलब बीएनएस खत्म होता है, बीएनएस स्टार्ट होता है। ये 2 एलिमेंट सब तरफ दिए हुए हैं, अगर आप ओवरऑल इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। बेचारा 26 पे चल रहा है, इसको घर बंद कर दो। अब चलाऊंगा नहीं पूरी क्लास में, बता देता हूं मैं, तुम लोग कह देते हो सर बंद कर दो, सर चालू कर दो। ठीक है सर, मेंस यार एक शोल डाल लाया करो, तो ठंड लगे तो ओढ़ लो। लिखिए प्लीज इसमें, मेंस में लिखिए, एनी पर्सन हु वॉलंटरली ऑब्सर्व
एनी पर्सन हु वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स, जो कोई भी व्यक्ति ऐसी स्वेच्छा या बाधा डालता है, जो कोई भी व्यक्ति ऐसी स्वेच्छा या बाधा डालता है, जो कोई व्यक्ति ऐसी स्वेच्छा या बाधा डालता है। क्या एलिमेंट दिया है यहाँ पर इन्होंने? वॉलंटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटेंशन, नॉलेज। वेरी गुड, अब समझ में आ गई बात। एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है। स्वेच्छाया में क्या क्या चीज होती है? आशय व ज्ञान सम्मिलित है। परिभाषा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट्स, इधर लिखिए, प्रिवेंट्स एनी पर्सन। एग्जाम में ऐसे मत लिखना मेंस रिएक्टर्स टीएस टाइप, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये समझाने के लिए। हाँ भाई ये भी बता देता हूं, मैंने मेंस में बच्चों को ऐसे भी लिखते देखा है, ऐसे मत लिखना, ये आपके समझने के लिए है। एग्जाम में लिखना कैसे? इन दोनों को मिला के लिख देना। ऐसा नहीं, इधर एक्टर्स टीएस लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो, एग्जामिनर को मूर्ख मत समझना, मतलब उसको लगेगा कि यार ये मेरे को बिल्कुल ही समझ रखा गया भी था। ऐसे मत लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। हाँ, हमें कहता हूँ आसान भाषा में लिखो ताकि उसको समझ में आए, लेकिन ये बहुत बेसिक है, ये आपके समझाने के लिए है, मान लिखने के लिए नहीं है, ये भी याद रखना। बात समझ में आ रही है? प्रिवेंट्स एनी पर्सन इन प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन, prevents any person from proceeding in any direction in which person has right to proceed, व्यक्ति को उस दिशा में जाने से निवारित कर दे जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, सदोष अवरोध कहा जाता है। पैराग्राफ निकल लिखिए, if such person did such obstruction in good faith then no offense, यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक बाधा डालता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, in wrongful restraint person can reach the destination, सदोष अवरोध में व्यक्ति अपने गंतव्य तक अन्य मार्ग द्वारा पहुंच सकता है, can reach the destination by alternative ways also, इसका इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज। का एक मार्ग में जिससे होकर जाने का यह का अधिकार है, सद्भाव पूर्वक ये विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, यह जाने से तद्वारा रोका जाता है, यह का सदोष अवरोध करता है। अब यहाँ पर जो उसने उसको रोका है, दैट इज नॉट इन गुड फेथ, ठीक है ना सर। A obstructs a path along which Z has a right to pass. A not believing in good faith, he has right to stop the path. Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z. ठीक है सर। अगर वो सद्भाव पूर्वक रोकता है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर सद्भाव पूर्वक नहीं रोका है, सद्भाव पूर्वक का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज होगी, कोई भी चीज इसको आप ड्यू कैरेन किससे करते हो, ड्यू कैरेन अटेंशन या ड्यू कैरेन क्वेश्चन। डेफिनेशन देखिए गुड फेथ की जाके एक बार, सद्भाव पूर्वक की परिभाषा पढ़िए। बताइए मुझे एक बार डेफिनेशन क्लोज देखिए। हाँ निशांत, डायरेक्ट निकालिए और परिभाषा का वो निकालिए, बैठे मत रहिए आप भी सर।
हाथ चलाइए थोड़ा तेज, मुझे तो एक आता है, मैं तो बता दूंगा आप लोगों को 1 मिनट में, तुम लोग बताओ। ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं है। सावधानी कहाँ आएगी? सावधानी आती थी पहले एक्सीडेंट में, अब वहां से भी हटा दी इन्होंने। एक्सीडेंट है ना अपना जनरल डिफेंसेस में, सेक्शन कौन सा होगा? 18-19 कौन सा सेक्शन है एक्सीडेंट वाला? 19 देखिए एक बार, आई थिंक 19 है। एक्सीडेंट का कौन सा है, 19 है या 20 है? कौन सा एक्सीडेंट का? 18, 19, 20 कौन सा है? 18 है। वहां था पहले 18 में, अब कुछ नहीं लिखा हुआ। 18 में सब लिखा है वो भी, अभी भी है क्या? 22 में? जी 22 क्यों लिख रही है मैडम यार? 22 भी देखो, 22 में क्यों लिखा है इन्होंने? हाँ 22 में तो अनसाउंड माइंड है। हाँ इसमें क्वेश्चन है, वहां टेंशन है, याद रखना, ठीक है ना इस चीज को। यहाँ पर जो एक्सीडेंट में जो गुड फेथ है, उसका मतलब ये है सावधानी पूर्वक, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना, बस ये याद रखना। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? सावधानी, और सावधानी हटी तो, इसलिए 18 में क्या आएगा? केयर एंड क्वेश्चन, उधर आएगा केयर एंड क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए प्लीज, आगे लिखिए। 21 नाम का नाम लिखिए, लल्लू नाथ वर्सेस केदारनाथ। लल्लूनाथ वर्सेस केदारनाथ, दिस इज 1963 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें, in this case tenant lawfully locks the premises, in this case tenant lawfully locks the premises। इस मामले में किराएदार द्वारा विधि पूर्वक परिसर को ताला लगाया गया, विधि पूर्वक परिसर को ताला लगाया गया। इन दिस केस टेनेंट लॉफुली लॉक्स द प्रीमाइसेस आफ्टर क्लोजिंग द सेम लगाया गया, एंड द लैंडलॉर्ड पुट्स अनदर लॉक अनलॉफुली, तथा मकान मालिक द्वारा उसी ताले पर एक और ताला लगाया गया, जो कि अविधिपूर्ण था, another lock on it which is unlawfully, with a view to prevent the tenant from entering into premises, इसका उद्देश्य किराएदार को परिसर में आने से रोकना था। The landlord is guilty of wrongful restraint, मकान मालिक द्वारा सदोष अवरोध का अपराध किया गया, समझ में नहीं बात? अरे ताले के ऊपर ताला लगा दो, ताला खोलोगे कैसे? तुम तो अपना खोलोगे, लेकिन ताला एक और लगा रह जाएगा ना। एक बार की बात है, मैं अपने जब मैं हॉस्टल में रहता था, तो एक बार मैं घर चला गया, ठीक है ना, मैं घर चला गया हॉस्टल में जब रहता था मैं, और पीछे से कुछ शायद कुछ, अरे मैडम देखो सीधा, बहुत नोटोरियस हो गई हो तुम। तो मैं अपने घर गया, तो मैं वापस आया, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, अभी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर राजेश शर्मा सर, उन्होंने क्या किया, एक और लॉक के ऊपर एक और लॉक लगा दिया। जब मैं आया तो मैंने गार्ड को
पूछा, मैंने कहा कौन ताला मार गया, तुम लोग ध्यान नहीं रखते, गलती से ताला आ गया। तो बोले वार्डन साहब ने लगाया। मैंने कहा चलो ठीक है, सर से बात करते हैं। सर ने बोला कि तुम्हारे लिए एक कारण बताओ, नोटिस उसमें पेंडिंग पड़ा है। क्या वो कोई झगड़ा हुआ होगा? तो सर ने को लगा कि मैं भी वहीं था। मैंने सर को बोला, मैंने सर मैं इस तारीख से लेकर इस तारीख तक घर गया हुआ था, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं खबर। तब जाके सर ने उस लॉक को ओपन किया। तो ऐसा होता है कि ताले के ऊपर ताला लगा दिया जाता है। अब सर के ऊपर कैसे रॉन्गफुल स्टैंड बनाऊं, सर तो वार्डन है। ठीक है सर, आगे लिखिए प्लीज इसमें। पनिशमेंट में लिखिएगा, whoever causes wrongful restraint, whoever causes wrongful restraint is punishable with simple imprisonment of for one month, punishable with simple imprisonment for 1 month। जो कोई भी व्यक्ति इस धारा में अपराध करता है, 1 माह का सादा कारावास, 1 माह का सादा कारावास और फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, और फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों 127 wrongful confinement। एक और केस लिखा देता हूं इसमें, 179 127 को रुकिए, एक और केस लिखिए, केसो साहू का। ये जजमेंट तुमको वहां पे भी काम आएगा, सेक्शन 17 में भी काम आएगा। कहाँ काम आएगा? 17 में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। 79 जो पहले हुआ था 17 में काम आएगा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम आएगा, तथ्य की भूल में आपको ये जजमेंट काम आएगा। केशव साहू वहां लिखवाया मैंने आपको, केशव साहू शायद नहीं लिखा होगा वहां पे मैं। केशव साहू वर्सेस शालिग्राम शाह। शालिग्राम शाह, दिस इज 1977। क्रिमिनल केस है, लेकिन ये पर्सनल भी तो हो सकता है ना, लॉ ऑफ टोर्ट का भी हो सकता है ना, टोर्ट में भी तो हो सकता है ना। क्योंकि देखिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट जो है ना, ये उसमें भी है, लॉ ऑफ टोर्ट में भी है। हाँ, टोर्ट में भी आती है। जहाँ पे आप ट्रेस पास की बात करते हो उसमें भी ये केसेस कवर हो जाते हैं। मतलब ये कन्फाइन नहीं है कि ये क्रिमिनली हो, ये टोर्ट में भी जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है सर, पेटिशनर होता है वो ऐसा होता है, इसमें एक कांस्टेबल होता है, वो रिक्वेस्ट करता है पेटिशनर को, ठीक है। तो याचिका करता है कोर्ट में, उसको रिक्वेस्ट करता है कांस्टेबल साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ बैलगाड़ी आ रही है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं और बैलगाड़ी ज़्यादा है, हमें खबर मिली कि बैलगाड़ी में जो चावल है उसमें ओपीएम की, अफीम की तस्करी हो रही है इन बैलगाड़ियों में, आप एक बार इसको हमारे साथ चेक करवाइए, ठीक है। और वो चेक करवाने स्टार्ट कर देता है और इसके ऊपर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस बना देते हैं, जो हेल्प कराता है। कोर्ट कहता है इसमें कि इसने जो काम किया ये जस्टिफाइड बाय लॉ था, ठीक है सर। सेक्शन 17 का जो है, उधर 79 का जो है, जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी उसकी करने की, लेकिन उसने फिर भी क्या किया है, हेल्प किया है। आपको 14 और 17 में डिफरेंस मैंने बताया होगा, मैंने आपको सर एक जगह बाउंड है, एक तरफ जस्टिफाइड बाय लॉ, एक तरफ बाध्य है और एक विधि द्वारा क्या है सर, आबद्धकारी है। तो इसमें जो हेल्प करी उसने, वो नहीं करता तो मना कर देता, ठीक है सर, लेकिन उसने हेल्प करी और फिर बाद में उसके ऊपर रॉन्गफुल डिस्चार्ज का केस लगा। तो 2 लाइन लिख लीजिए इसमें भी। In this case, a petitioner held a constable. In this case, petitioner held a constable that on the request of stopping, some bullock carts, some bullock carts, along with their cartmen, to check whether rice was smuggled, इस मामले में
इस मामले में कांस्टेबल द्वारा याचिकाकर्ता की मदद ली जाती है, याचिकाकर्ता की मदद ली जाती है कि 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 कुछ बैलगाड़ी में अवैध रूप से चावल की तस्करी की जा रही है, अवैध रूप से चावल की तस्करी की जा रही है, अवैध रूप से चावल की तस्करी की जा रही है। याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल की मदद करता है, अवैध रूप से चावल की तस्करी की जा रही है, याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल की मदद करता है। पैराग्राफ से क्लिक किया। It was held that the petitioner worked under the good faith. It was held that the petitioner worked under the good faith. न्यायालय ने अभिनय क्या की याचिकाकर्ता सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था and he has been protected under section 79 तथा वह धारा 79 के तहत संरक्षित है याचिकाकर्ता सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था तथा वह धारा 79 के तहत संरक्षित है तो 79 के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, देन दैट इज वेरी फाइन। ठीक है ना सर, वो प्रोटेक्टेड है। और 79 की ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस, धारा 17 बीएनएस। आप चाहें तो ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं। निशांत ये नंबर है ना आपका 773302, ये नंबर है ना आपका। लो भाई तुम्हें एक्सेस दे देते हैं, रेगुलर आता दो तुम, आजकल कल नहीं आए थे बस। आपका एक्सेस उस वाले बैच में नहीं है, क्रैश कोर्स वाले में नहीं है ना, उसमें क्यों? बोलो एक्सेस स्टाफ को, बोला इनको बोला करो आप लोग मेरे एक्सेस उस वाले बैच में करो। आप लोग इसका एक्सेस नहीं, बोलो ना यार। आप लोग विजिलेंट नहीं रहोगे तो फिर मैं कैसे एक के पीछे तो भाग नहीं सकता ना मैं। हेडिंग डालिए प्लीज, हेडिंग डालिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध लिखिए इसमें। wherever there is wrongful restraint in which person has prevented wherever there is wrongful restraint in which person has prevented from proceeding beyond circumscribing limits is said to be wrongful confinement to that person। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि वह अन्य व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध कहा जाएगा। अरे यार ये खत्म का, अच्छा हाँ, सदोष परिरोध कहा जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने सब सारे पनिशमेंट एक साथ दे दिए हैं। ठीक है ना सर, तो भी हम सारे पढ़ते थे ना, सबको एक साथ ही लिख दिया इन्होंने, कहा जाएगा। इसके 3 इलस्ट्रेशन है, उसको देख लीजिए एक बार। 2 इलस्ट्रेशन है इसके। एक causes Z to go within a walled space, locks Z in thus prevented from the proceeding any direction beyond the circumscribing line of wall। लिखा हुआ है सर, यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर
का उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से किसी दिशा में नहीं जा सकता। यह करने क्या किया उसने? रोंगफुल कन्फाइनमेंट किया है, सदोष परिरोध किया उसने। कई एक भवन के बाहर जाने के बंदूकधारी मनुष्य को बिठा देता है और यह से कह देता है कि यह भवन जाने का प्रयत्न करेगा तो यह को गोली मार दे। कहने यह सदोष परिरोध किया है, मतलब बाहर आर्म पर्सन बिठा दिया आपने तो भी क्या माना जाएगा? सदोष परिरोध माना जाएगा। अब उस आम बंदूक में गोली मार दे, बंदूक में गोली है या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा? अब इसमें क्या करता है, ये सेम इलस्ट्रेशन में एक एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम इलस्ट्रेशन में ये भी लिखा हुआ है कि बंदूकधारी मनुष्य को बिठा देता है और ये को गोली मारने के लिए कह देता है, अगर वो बाहर आया तो प्रयत्न करे तो बाहर आने को गोली मार। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है परंतु उनकी बंदूक में गोली नहीं है। ये उसको कैसे पता? तो बाहर निकल के जीवन का रिस्क ले, अरे लाइफ का रिस्क ले, तब जाके पता लगे भाई बंदूक में गोली है या नहीं। और लगी गोली तो वो कहते ना अरे यार गोली थी इसके पास बंदूक में। समझ में ही बात? ये एक मेंटल एलिमेंट है, इसमें लिखिए प्लीज आप आगे। wrongful confinement is a mental condition. wrongful confinement is a mental condition. प्लीज इलस्ट्रेशन नोट कर लेना। सदोष परिरोध एक मानसिक अवस्था है। सदोष परिरोध एक मानसिक अवस्था है। सदोष परिरोध एक मानसिक अवस्था है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हिंदी में लिख लीजिएगा सब लोग ही ना। कुंदी लगाने की एक्टिंग करना, अरे लिखिए कुंदी, उदाहरण के लिए, हाँ कुंदी लगाने की एक्टिंग करना, हिंदी में लिख लीजिए सब लोग। कुंदी लगाने की एक्टिंग करना, कुंदी लगाने की एक्टिंग करना। करंट का तार, करंट का तार, करंट का तार लगाना, करंट का तार लगाना, चाहे उसमें विद्युत हो या नहीं, चाहे उसमें विद्युत हो या नहीं। थोड़ा सा हिंदी भी लिख लिया करो भैया, मेंस में हिंदी भी लिखनी है, चाहे उसमें विद्युत हो या नहीं। लो पढ़ के कोई आदमी जज नहीं बनता है, हिंदी इंग्लिश भी है, चाहे उसमें विद्युत हो या नहीं। और लिखिए बंदूक में गोली ना होना, बंदूक में गोली ना होना, बंदूक में गोली ना होना। तो भी अपन क्या कहलाएंगे उसको? अपन सबको क्या कहेंगे? फिर भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही कहेंगे। ठीक है सर, किसका नाम लिखिए? धर्मू वर्सेस रविंद्रनाथ। दो दो केसेस लिखा देता हूं सर इनके। धर्मू वर्सेस रविंद्रनाथ। पुलिस ऑफिसर arrested and detained a person, police officer arrested and detained a person, पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड ए पर्सन, पुलिस अधिकारी द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार व निरुद्ध किया गया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार व निरुद्ध किया गया। इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर, इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर, इन स्पाइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर, जमानत आदेश दिखाने के बावजूद भी, जमानत आदेश दिखाने के बावजूद भी उसे जमानत नहीं दी गई, जमानत आदेश दिखाने के बावजूद भी उसे जमानत नहीं दी गई। In spite of production of the bail order, the police officer denied bail. The police officer denied bail. The police officer has committed wrongful restraint. The police officer has committed wrongful restraint. जमानत नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी द्वारा सदोष परिरोध का अपराध किया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा सदोष परिरोध का अपराध किया गया। पुलिस अधिकारी द्वारा सदोष परिरोध का अपराध किया गया। सदोष परिरोध का अपराध किया गया। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ निशांत अपनी लिखने में। निशांत स्पीड बढ़ाओ, दिक्कत आएगी। कल को वकालत भी करोगे तो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन नोट करने पड़ते हैं, पता है आपको ये बात? कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आपको कॉपी मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कॉपी मिलती है आपको एंड ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है तो स्टेनो क्या बोल रहा है, स्टेनो एंड टू एंड उसको टाइप कर रहा है। एक स्क्रीन जैसे अपने ऑफिस में स्क्रीन लगी हुई है, एक स्क्रीन में देखता हूँ, एक स्क्रीन को उसका मिरर दिखती है। आपने ऑफिस में स्क्रीन देखी है अपने, तो सेम स्क्रीन कोर्ट में रहती है। वो टाइप करोगे वो एंड टू एंड तो आपको दिखता रहेगा कि क्या क्या बोल रहा है। उसकी कॉपी तुमको लेट मिलेगी। ये थोड़ा जज के सामने फोटो खींच रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है एंड टू एंड पॉइंट, आपको भी जज एडवोकेट को भी, कि क्या पूछा जाए, सवाल क्या चल रहा है। स्पीड बढ़ाओ अपनी लिखने की। अरे थाने गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए 2 मिनट में लिख के दो एंड टू एंड पूरी। आगे केस लिखिए, नानिया नारूराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
दिस इज 1999 ननिया नारूराम वर्सेस शिवकालीन. If a person was forced to walk, if a person was forced to walk, if a person was forced to walk in a particular direction, यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को प्रपीड़न 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 किसी व्यक्ति को प्रपीड़न कोमा डर व भय में किसी निश्चित दिशा में जाने के लिए कहा जाए, किसी निश्चित दिशा में जाने के लिए कहा जाए, तो उसे सदोष प्रतिरोध माना जाएगा. तो उसे सदोष प्रतिरोध माना जाएगा. तो उसे सदोष प्रतिरोध माना जाएगा. इफ ए पर्सन वाज फोर्स्ड टू वॉक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर ड्यूरेस threat, coercion, coercion. It was held that this may amount to wrongful confinement. This may amount to wrongful confinement. ठीक है. ओपी को दो भागों में बांट लीजिए. इधर लिखिए सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति. इधर लिखिए पनिशमेंट. भाई क्या सजा का प्रावधान है? एक सेकंड दीजिए मुझे, बात मत करना. मेडिसिन का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है. मेडिसिन का इम्पैक्ट पड़ता है. नेचर स्कूल. चलिए प्लीज लिखिए, प्लीज सर्कमस्टांसेस एंड द पनिशमेंट लिख लीजिए. चलिए सर जल्दी जल्दी कर कीजिए, खत्म हो जाएगा ये खत्म होगा, फिर फोर्स और ये स्टार्ट करेंगे. कुछ नहीं सर, इनको इतना ही समय देना चाहिए. लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए. Whoever does wrongful confinement, जो कोई भी व्यक्ति सदोष परिरोध करेगा. Whoever does wrongful confinement.
सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। Whoever does wrongful confinement, whoever does wrongful confinement for 3 or more days, whoever does wrongful confinement जो 3 or more days, जो कोई व्यक्ति 3 या उससे अधिक दिवस के लिए, 3 या उससे अधिक दिवस के लिए, 3 या उससे अधिक दिवस के लिए सदोष परिरोध करेगा, सदोष परिरोध करेगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट है ना, आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं कि 1 या 2 दिन तक रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में लिख सकते हो। यहां पर क्या हो गया, 3 या 3 से ज्यादा। अब थर्ड पॉइंट में लिखिए, whoever does wrongful confinement for 10 or more days, whoever does wrongful confinement for 10 or more days, 10 और more days। तो यहां पर क्या हो गया, 3 दिन से लेकर 9 दिन तक हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 दिन से लेकर कहां तक हो जाएगा, 9 दिन तक। whoever does wrongful confinement for 10 or more days, जो कोई भी व्यक्ति 10 या उससे अधिक दिवस के लिए सदोष परिरोध रखेगा, 10 या उससे अधिक दिवस के लिए सदोष परिरोध रखेगा। कैसे हो जाएगी इसकी, 5 साल 10,000 एंड है क्या इसमें, ओके एंड, ठीक है। और बोथ, बोथ है नहीं है, बोथ नहीं है, ठीक है। चौथे में आ जाइए, चौथे में आ जाइए प्लीज। ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट है, 127 का 5वां, कौन सा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 127 का 5वां। आप जो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लें, 127 का 5वां, ये इंपॉर्टेंट है। wrongful confinement of person for whom liberation writ has been issued, for whom liberation writ has been issued, for whom liberation writ has been issued, wrongful confinement of person for whom liberation writ has been issued। किसी ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध करना, किसी ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध करना जिसे छोड़ने के लिए, जिसे छोड़ने के लिए सम्यक रूप से रिट जारी की जा चुकी है, जिसे छोड़ने के लिए सम्यक रूप से रिट जारी की जा चुकी है, सम्यक रूप से रिट जारी की जा चुकी है, की जा चुकी है। इसमें सजा लिखिए प्लीज, इसकी सजा थोड़ी सी स्पेशल है, लिखिए 2 year imprisonment in addition, इधर लिखिए 2 year imprisonment in addition, in addition to the other punishment, to the other punishment, to the other punishment which are given under, which are given under chapter 6, which are given under chapter 6, chapter 6 लिखिए 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अतिरिक्त, 2 वर्ष का कारावास जो कि, अतिरिक्त काट दीजिएगा, 2 वर्ष का कारावास जो कि, 2 वर्ष का कारावास जो कि अध्याय 6 में, जो कि अध्याय 6 में उपबंधित प्रावधानों, उपबंधित प्रावधानों से अतिरिक्त होंगे, अध्याय 6 में उपबंधित प्रावधानों से अतिरिक्त होंगे। अध्याय 6 कहां से कहां तक है सर, अध्याय 6 में उपबंधित प्रावधानों से अतिरिक्त होंगे, कहां से कहां तक है सर, 100 से लेकर, फ्रॉम 100 टू कहां से कहां तक है, 146, ठीक है सर। ये चैप्टर 6 है पूरा, बॉडी वाला, समझ में आई।
जैसे आपने उसको जेल में रखा था, आपने उसको मारा पीटा भी है, ठीक है ना सर, आपने ग्रीवियस हर्ट भी किया है उसको, अब रखोगे तो सर उसको भूखा पैसा भी रखोगे, तड़पाओगे भी सही उसे, समझ में आई? तो 2 साल तो अलग मिलेगा ही सही, उसके साथ जो भी आप उसका करोगे। जैसे एक महिला को किसी ने कैद कैद कर लिया अपने पास, ठीक है, महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चीजों को समझ पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है सर। अब जो महिला को साथ रखा आपने, तो महिला को साथ आपने रखा 10 दिन के लिए रखा, 8 दिन के लिए रखा, 6 दिन के लिए रखा, जितने दिन के लिए भी रखा, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो सजा अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। और 2 साल, और उसके लिए रिट इश्यू की थी तो 2 साल एडिशन और लग जाएगा, असल नहीं। तो चैप्टर 16 में यहां से आते तो सजा जो दी है वो तो है ही, उसके साथ अगर रिट इश्यू हो गई थी, मान लीजिए हाईकोर्ट ने हेबियस कॉर्पस पर रिट इश्यू कर दी थी उसके लिए कि भाई इसको प्रस्तुत किया जाए। क्या होता है हेबियस कॉर्पस का मतलब? हु मे हैव द बॉडी, हाँ, हु मे हैव द बॉडी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बंदी प्रशिक्षण याचिका हो रही है तो उसके लिए कोर्ट ने रिट इश्यू कर दी आपके लिए, तो 2 साल अतिरिक्त लगेगा, जो भी लगेगा, समझ में आई? अब इन्होंने इस चैप्टर में से महिलाओं वाले प्रावधान निकाल दिए, और किसी ने महिलाओं को जबरदस्ती पढ़ के रखा है तो फिर वो उधर जाएगा, फिर वो 2 साल अतिरिक्त नहीं लगेगा उसके लिए, समझ में आई? पहले लगता था महिलाओं के लिए, जैसे किसी महिला को रखा, उसके साथ किसी ने रेप भी किया 8 दिन तक, 8 दिन तक उसको रखा, उसके साथ रेप भी हुआ है, तो रेप के प्रोविजन तो लगते ही थे, उसके बाद 2 साल और लगता था। लेकिन अब रेप के लिए चैप्टर ही अलग कर दिया इन्होंने, क्योंकि जहां इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय होकर अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास, समझ में आई? अब वो प्रोविजन अलग होने से थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया, लेकिन इनको या तो लिखना चाहिए था कि महिलाओं वाले प्रावधान भी इसमें, वो चैप्टर भी इसके अंदर इंक्लूड है, पर नहीं लिखा तो इन्होंने जाने, इनकी ये जाने। 5वां लिखिए प्लीज। If wrongful confinement at secret place, if wrongful confinement at secret place, secret place, that public servant cannot discover, that public servant cannot discover, यदि सदोष परिरोध, यदि सदोष परिरोध ऐसे गुप्त स्थान पर किया गया है, ऐसे गुप्त स्थान पर किया गया है कि लोक सेवक को उसका पता ना चल पाए, लोक सेवक को उसका पता ना चल पाए, मैं नहीं चला रहा, अब लोक सेवक को उसका पता ना चल पाए, लोक सेवक को उसका पता ना चल पाए। अपने घर से ना पोर्टेबल पंखा एसी लेके आया करो तुम लोग, जहाँ गर्मी लगे ऐसे बैग के सामने रखो और चला लो। हाँ यार, बीच बीच में सर एसी बंद कर दो, सर एसी चला दो, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, जो करना है करो, क्लास और लंबी खींचूंगा, 1 घंटा और बिठाऊंगा अभी तो। प्लीज आगे लिखिए। इसमें लिखिए पनिशमेंट लिखिए 2 year imprisonment in addition, 2 year imprisonment in addition, 2 क्या 3 कर दिया गया उन्होंने, 3 year imprisonment in addition, 3 year imprisonment in addition to other punishment of wrongful confinement, to other punishment of wrongful confinement, to other punishment of wrongful confinement। लिखिए 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, जो कि सदोष परिरोध से दंडनीय अपराधों से भिन्न होगा, जो कि सदोष परिरोध से दंडनीय अपराधों से भिन्न होगा, सदोष परिरोध से दंडनीय अपराधों से भिन्न होगा। देखिए ऐसी बात है इसमें कि कौन कौन से अपराध हैं, आप ब्रैकेट में चाहें तो नोट कर लीजिए। 127 के 2 से लेकर कहां से कहां तक, 127 के 2 से लेकर 127 के 8 तक, उसके साथ 2 साल का एडिशन लगेगा अगर आपने किसी सीक्रेट स्थान पे किया था तो, ठीक है ना, छुपा के रखा है जहां पब्लिक सर्वेंट पहुंच नहीं पाए, ठीक है ना, खंडरों में ले गए तुम, बियाबान में ले गए,
उठा के उसको, बात समझ में आई? आप इस जगह क्यों लेके गए? ताकि कोई ढूंढ ना पाए आपको, बात समझ में आई? तो ये धारा भी लगा देते हैं। ये जितनी सजा रखी है, अब तुमने 2 दिन के लिए रखा है, 3 दिन के लिए रखा है, 5 दिन के लिए रखा है, 10 दिन के लिए रखा है, 11 दिन के लिए रखा है, वो तो सजा मिलेगी। 3 साल, 5 साल, 1 साल, जितना मिलेगा वो तो मिलेगा ही तुम्हें। उसके साथ में 2 साल का और एडिशनल मिलेगा अगर पब्लिक सर्वेंट ने कह देता है कि इसने ऐसी जगह रखा था जहां पे हम लोग ढूंढ नहीं सकते थे, समझ में आई? जहां पब्लिक सर्वेंट ढूंढ पाने में असफल होता। ठीक है, आगे लिखिए। आगे लिखिए प्लीज, छठा लिखिए। वेर एवर wrongful confinement in order to extort property, जहां कहीं भी सदोष परिरोध, इस प्रयोजन से किया जा रहा है, कि संपत्ति को उद्दापित किया जाए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित किया जाए, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसमें क्या सजा होगी सर? इसमें सजा है अपनी 3 साल की 3 ईयर एंड फाइन। क्या सजा है इसमें? 3 ईयर एंड फाइन। ठीक है सर, अगला लिखिए। प्लीज। wrongful restraint to extort confession, जहां कहीं भी सदोष परिरोध संस्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए। पुलिस वाले करते हैं सर, संस्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से, जहां कहीं भी सदोष परिरोध संस्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए। wherever wrongful confinement in order to extort confession, उसका भी क्या है सर? 3 साल एंड फाइन, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, कुछ नहीं सर, आज 35 लेक्चर है ना इसके, 35 हो गए ना, तो नेक्स्ट 20 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ये कितने क्लासेस में खत्म हो जाएगा? 20 से 25 क्लास में मैक्सिमम, इतना ही है। हाँ, ये क्लोजेस में अब काम हो गया, लेकिन क्लोजेस याद दे पाएंगे क्या? सेक्शन याद आ जाते हैं, क्लोजेस का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, और क्लोजेस में अगर सवाल आ गए और कंफ्यूजन होगा दिमाग में, आप समझिए। जेल वाले को तो फेवरेट है उनका तो। देखिए क्लोजेस में जब सवाल आ जाते हैं ना, आप इनके न्यूमेरिक्स तैयार कीजिए, ठीक है ना? इनके न्यूमेरिक्स तैयार कीजिए, इनको आप शॉर्टकट में तैयार कीजिए कि कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें ये है रिट वाला, इसके लिए रिट इश्यू हुई है, और कन्फेशन वाला, 2 चीज जो, ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके। एक तो 127 का 5वां, 127 का 5 और 127 का 8वां, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।